और लालू यादव की वापसी के साथ कांग्रेस की राजनीति समाप्त है। भाजपा बिहार में यादव को अपने पाले में करने की कोशिश करती है। नीतीश कुमार भी ओबीसी की इसी वोट बैंक को लगातार टारगेट करते हैं। अब बात यह है कि आगे की राजनीति कैसे होगी। भाजपा बिहार में सारे वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। यादवों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने बहुत सारी रणनीतियां चली। बिहार में कालांतर में कई जातीय संघर्ष हमने देखा है। राजपूतों को, भूमिहारों को और विभिन्न जातियों को आपस में द्वंद्व करते हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से एक बड़ा समय था, कालखंड था बिहार में, जिसमें सवर्ण काफ़ी हावी थे, जिसके जवाब में, प्रतिफल में बिहार में लालू यादव की सत्ता वापस आई और लालू यादव की वापसी के साथ कांग्रेस की राजनीति समाप्त हुई, भाजपा का उदय हुआ और हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव को बिहार में रोककर अपनी सत्ता लाई। लेकिन इस दौरान जातीय संघर्ष बिहार में कभी भी समाप्त नहीं हुआ। कल भी हमने देखा अमित शाह की रैली के दौरान किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो जातिवाद है वो हावी दिखी। हमने देखा था कि 2019 के चुनाव में भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय के माध्यम से भाजपा बिहार में यादव को अपने पाले में करने की कोशिश करती रही। यादव का बड़ा जनाधार हमेशा से लालू यादव के साथ रहा और भाजपा के लाख प्रयत्न के बावजूद ये जनाधार खिसक कर भाजपा के पास नहीं गया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रासंगिक रहे। नीतीश कुमार भी ओबीसी की इसी वोट बैंक को लगातार टारगेट करते रहे, लवकुश हो या फिर यादव। इस राजनीति में बिहार को हमेशा सब कुछ दिखा है और नीतीश कुमार ने इसी राजनीति को साधकर यहाँ तक अपनी राजनीति पहुँचाई। 17-18 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यादवों का वोट बैंक बहुत प्रासंगिक होना हो, लेकिन लवकुश की राजनीति तो हमेशा नीतीश कुमार के पक्ष में रही। अब बात यह है कि आगे की राजनीति कैसे होगी। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बाकी नेताओं को आगे करके भाजपा बिहार में सारे वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। वो चाहती है कि संपूर्ण बिहार के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लवकुश, सब यादव सभी एकजुट हो जाएं और अपने आप को पूरी तरीके से हिंदू मानते हुए एकजुट हो जाएं और ये वोट पूरी तरीके से पोलराइज होके भाजपा के झोले में चला जाए। लेकिन इस वोट बैंक को साधने और रोकने के बीच दो पार्टियां खड़ी हैं। भाजपा पोलराइज करने में लगी हुई है और राजद इस वोट बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगी हुई है। दलितों को अलग करने की एक बड़ी जो रणनीति थी भाजपा के खिलाफ, वो सफल रही। उसके बाद हमने देखा कि मुसलमानों को एकजुट करके भाजपा के खिलाफ वोट पड़ाने की रणनीति, वो भी बिहार में सफल रही। लेकिन महागठबंधन उसमें फायदा कम दिखा और ओवैसी को ज़्यादा फायदा दिखा। लेकिन कालांतर में उस वोट बैंक को उन विधायकों को फिर से राजद ने अपने पाले में कर लिया। लेकिन क्या यादवों को तोड़ पाना संभव है? देखिए, 2019 के चुनाव के दौरान यादवों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने बहुत सारी रणनीतियां चली, जिसमें नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव को आगे करना एक बड़ी रणनीति थी। लेकिन कालांतर में भाजपा को रियलाइज हुआ कि इसके अलावा भी जो विधानसभा चुनाव है उनमें रणनीतियों को अलग करना जरूरी है। इसलिए पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान और अपने कई सीपी सालार को भाजपा ने उतारा। नीतीश कमजोर हुए, लेकिन पूर्णतः बिहार की राजनीति से खत्म नहीं हुए। आज भी नीतीश कुमार की प्रासंगिकता है कि वो भाजपा और राजद को जब चाहे अपने साथ करके बिहार की राजनीति में फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कम विधायकों के बावजूद। ऐसे में भाजपा को यह समझ में आया कि अगर यादव वर्सेस लवकुश वो करती है तो बिहार की राजनीति में उसके पास एक बड़ा रणनीति हो सकता है। यादव कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्या लवकुशों को तोड़ना आसान है? देखिए, लवकुश राजनीति में सबसे ज़्यादा अब तक विधायक अगर किसी पार्टी से हुए हैं तो वो जदयू नहीं है, वो राजद है। ये साबित करता है कि राजद या अन्य पार्टियां इस वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती हैं। नीतीश का एक अधिकार इसमें कभी नहीं रहा है। खास बात तब है जब उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी नीतीश से अलग हो जाते हैं,
यह आरोप लगाते हुए कि उनके रिस्पेक्टिव जातियों के साथ नीतीश ने सही नहीं किया, तब लव और कुश दोनों का टूट जदयू पर भारी पड़ जाता है। और ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे करके भाजपा अपने लिए रास्ते नए अख्तियार करती है। जदयू से ये वोट बैंक पहले से छिटकता रहा है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी के जाने के बाद ये वोट बैंक और टूटता है। लेकिन ये बातें अगर हम केवल कहते तो आप विश्वास नहीं करते, इसलिए इस बात को अब और कोई नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और आगे चल के खुद अमित शाह ने कह दिया। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान ये बात स्पष्ट की कि बिहार में अति पिछड़ा अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ओबीसी अपने लिए अलग राजनीति करने जा रहा है और उन्होंने मंच से ही, हालांकि सांकेतिक तौर पर हो या गलती से हो गया हो, नित्यानंद राय को पीछे भेजते हुए उनकी जगह सम्राट चौधरी को दे दिया। खबर बड़ी थी, सभी मीडिया घरों ने इस खबर को प्रासंगिकता के साथ चलाया। लेकिन इस खबर के बाद ये बात स्पष्ट हुई कि दरअसल बिहार में भाजपा कुशवाहा वर्सेस यादव करने की कोशिश कर रही है और उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह उसके बड़े हथियार नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में आने वाले समय में किस तरीके से भाजपा अपने आप को मजबूत करती है ये देखना होगा। लेकिन भाजपा के पास एक बड़ा हथियार, एक बड़ा रणनीति साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसमें वो बिहार के लवकुश समीकरण को यादवों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और बिहार में यादव जाति के नेताओं को भाजपा में पिछली सीट पर बैठाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा की साठगांठ का प्रतिफल यह है कि खुद सुशील मोदी ने अमित शाह की मौजूदगी में ये बात कह दी कि अब हम उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लगातार रखे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक यात्रा पर निकले हैं जिसमें नीतीश कुमार उनके रडार पर हैं। ऐसे में ये सारी घटनाओं को अगर जोड़ते हैं आप तो आपको समझ में आता है कि बिहार में लवकुश समीकरण, खासतौर पर कुशवाहा के खिलाफ यादवों का जो वोट बैंक था उसे भाजपा तोड़ने कर अपने लिए लवकुश समीकरण को साधने में सक्सेसफुल फिलहाल नजर आ रही है। ऐसा अगर 24-25 में होता है तो भाजपा एक बड़ा गेम बिहार में करने में सक्सेसफुल रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।